गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं जरा कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं की हुई हैं, और दोज आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड ऑफ कि आप हर प्रॉपरली उनको लर्न करो, बट थोड़ा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन टर्म्स को। सबसे पहले तो आईयूसीएन। आईयूसीएन तो क्या होता है? आईयूसीएन इज इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। फिर जो आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे कुछ आज, वो दैट इज आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली होती क्या है, बिकॉज आगे जो हम करने वाले हैं, आगे जो टॉपिक करने वाले हैं, उनमें उन टर्म्स को बार बार हम यूज़ करेंगे, तो ताकि आप उन टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो और यूज़ कर पाओ। ठीक है, फिर आता है आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि इसके जो ये टर्म है, यही ये जो टर्म है यही बता रही है कि ये क्या है। इंटरनेशनल यूनियन है जो कंजर्व करती है नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को। उनके लिए जो भी मतलब प्लान करना है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सब बनाना है, वो सब कौन करेगा? आईयूसीएन। आईयूसीएन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1963 में, इन एट मॉर्गस, दैट इज प्रेजेंट इन द स्विट्जरलैंड। इसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं। इन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी, या बुक तैयार हम जिसको कह सकते हैं, रेड डेटा बुक। रेड इज जो रेड है वो ऑटोमेटिकली एक थ्रेड के बेसिस पे आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड। तो रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि उन टेक्सा को या उन स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है जो कि एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, अब पर्पस क्या है प्रिपरेशन का? मतलब रेड लिस्ट बनाई क्यों गई है? क्या लोगों को अवेयर करने के लिए कि कौन सी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में कितने कौन से थ्रेट पे है, तो मतलब इस तरह से क्या कर सकते हैं। फिर हम कोई पर्टिकुलर कंजर्वेशन का, जैसे हमें कोई प्लान करना है, कंजर्वेशन मोड किस किस स्पीशीज के लिए कितना कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्या प्लान चाहिए, वो सब किसके लिए बेसिस पे होगा? जब हम कोई पर्टिकुलर लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स को ये बताना कि बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल इंडेक्स पे ये पता करना कि कितना बायोडाइवर्सिटी कम होता जा रहा है। जैसे आपने मतलब 63 में आपने धीरे धीरे आपने रेड लेटर, आईयूसीएन ने क्या बनाया? रेड बुक बनाई। ठीक है, अब उस रेड बुक को फिर उन्होंने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दोबारा से उसको दोबारा से उसको एनालाइज किया। तो उससे ये पता लग रहा है कि किस रेट से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन कर रही है, एंड हमें क्या स्टेप उसको रोकने के लिए लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी स्पीशीज ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे है। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर कंजर्वेशन प्रायोरिटीज के हेल्प के बेसिस पे कंजर्वेशन एक्शन लेते हैं। तो इसलिए रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक बनाई गई है कि एक प्रॉपरली सब कुछ फॉर्म में रहे और उसको हम स्टडी कर पाए। अब हमारे पास अलग अलग क्या है, हमारे पास टाइप्स हैं कि कौन सी स्पीशीज किस तरह से है। अब हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज हैं, उसमें से दो तरह की आ जाती हैं। एक इवेलुएटेड, जिनके बारे में अभी तक पढ़ लिया गया है। एक आते हैं नॉट इवेलुएटेड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि देयर इज अ मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज वर और मेनली द प्लांट वी कैन से, और जो इंसेक्ट हैं वो अभी तक ऐसे हैं जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। दे आर एग्जिस्टिंग बट वी डू नॉट अबाउट देम, दे आर स्टिल गोइंग, इट्स स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, तो जो इवेलुएटेड है उसमें दो होता है। एडिक्वेट डाटा, मतलब बिल्कुल सही डाटा, कितने नंबर इंडिविजुअल हैं, कितना क्या है, सब कुछ है हमारे पास। दूसरा है डेटा डेफिशिएंट, मतलब डेटा की डेफिशिएंसी है, तो अभी वो एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, अब इसी के टाइप है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट टू वाइल्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, थ्रेटेंड में आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। अब एक एक करके हम इनके सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे जरा सा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स आल्सो, दैट टाइम इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर मोर देन द बोर्ड एग्जाम्स, देन इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, रेड लिस्ट कैटेगरी में आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? दोज आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, विदाउट एनी डाउट दे आर नॉट एग्जिस्ट, उनका कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, जैसे कि डोडो और पैसेंजर पीसन। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जो प्लांट या एनिमल अब हमारे कहाँ पर है? वाइल्ड में नहीं है।
उनको एक कैप्टिविटी में रखा हुआ है। मतलब जैसे एल्गोसा कैरसो है, या फिर प्लांट्स को जो कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब कहीं पे कोई गार्डन है, बायोलॉजिकल गार्डन है, या कोई लैब है, वहाँ पर उनको थोड़ा कल्टीवेट किया जा रहा है और प्रिजर्व किया जा रहा है। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनको भी सिर्फ कैप्टिविटी में रखा हुआ है संभाल के, ताकि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो, और उनको वो पर वाइल्ड में, मतलब हमारे नेचर में अब प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि इमीडिएट फ्यूचर में, मतलब आफ्टर वी कैन से इट अबाउट क्रिटिकली एंडेंजर में, क्रिटिकली एंडेंजर में कौन से आ जाते हैं, जो हमारे इमीडिएट फ्यूचर, हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, कि मतलब वो किसी भी टाइम क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। वो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर है। मतलब वो जो क्रिटिकली एंडेंजर है ना, अब जो एक्सटिंक्ट वाइल्ड है वो वाइल्ड में तो खत्म ही हो चुके हैं, अब उनका ध्यान कैप्टिविटी में ही रखा जा रहा है। लेकिन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। तो वो बहुत कम नेक्स्ट 10 ईयर में, मतलब विद इन 10 ईयर में उनकी जो जनरेशन है वो बहुत कम होने वाली है। ठीक है। जैसे घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गैंगेस शार्क है, पिग्मी हॉक है। ठीक है। इनके जो इंडिविजुअल होते हैं वो सिर्फ अभी जो बचे हैं वो 250 मेच्योर इंडिविजुअल, 250 मेच्योर इंडिविजुअल से भी कम बचे हुए हैं। मेच्योर मतलब जिनका जो रिप्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब उन वो भी अब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन वाली लाइन पर जाने वाले हैं। ठीक है। उनके इंडिविजुअल थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मतलब 2500 मेच्योर इंडिविजुअल से कम ही बचे हुए हैं उनके, और 50% to 70% उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। जैसे स्नो लैपर्ड है, अभी जैसे अगर हम स्नो लैपर्ड की बात करें तो वी कैन सी देयर इज़ अ वेरी लेस नंबर ऑफ स्नो लैपर्ड्स आर प्रेजेंट इन द आर्कटिक एरिया, और वट एवर इट मे बी द ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर देयर, कि उनकी वजह से वो सब कुछ कम हो रहा है। ठीक है। रेड पांडा इज देयर, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए तो रिजर्वॉयर्स भी बना दिए गए हैं ताकि उनको सेव किया जाए। वन हॉर्न राइनोसॉर्स, देयर इज अ पर्टिकुलर इन केस ऑफ असम में एक मतलब अलग से राइनोसॉर्स रिजर्व बनाया हुआ है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एंडेंजर स्पीशीज के लिए जब हम आगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग कैसे टाइगर और राइनोसॉर्स को, या जो हमारी एंडेंजर स्पीशीज हैं उनको कैसे बचाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, बट इज बट इट अंडरगोइंग डिप्लीशन ड्यू टू सम फैक्टर। ठीक है। बट इट अंडरगोइंग, वो क्या जा रही है, कुछ फैक्टर की वजह से, मतलब जो पॉपुलेशन है वो सफिशिएंट है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मतलब थोड़े टाइम बाद, मतलब इतनी जल्दी नहीं, जितनी जल्दी हमारा वो जाने वाला है, ये नेक्स्ट 20 ईयर तक मतलब ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है। पर उसके बाद अगर ये इसी रेट से कम होते गए, ये इट है। ठीक है। अगर वो इसी रेट से कम होते गए तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आफ्टर 20 ईयर ऐसा होने वाला है। तो उनकी अभी कुछ जनरेशन, मतलब 5-6 जनरेशन थोड़ी सेफ है। तो ये वाला इंडिविजुअल भी वैसे लेस देन 10,000 है, जैसे ब्लैक बक, इंडियन गैजल। ठीक है। नियर थ्रेटेड मतलब वो जो हमारे ऊपर वाले क्राइटेरिया को किसी को भी क्वालिफाई नहीं करती है, जैसे वो ना एंडेंजर्ड है ना वल्नरेबल है, पर वो थोड़ा नियर फ्यूचर में, मतलब उसको हम फिर कंसिडर करेंगे जब वो कम हो जाएंगी। तो वो आता है नियर थ्रेट। लीस्ट कंसर्न मतलब जो वाइड स्प्रेड और अबंडेंट टेक्सा है, वो सारे के सारे, मतलब जैसे आप मॉस्किटो, ह्यूमन बीइंग, हाउस फ्लाई, या जो आप जनरल आप देखते हैं, वो सब आप क्या है, वो लीस्ट कंसर्न में आती हैं। ठीक है। अब आते हैं व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। कंजर्व करने की सबसे बड़ी जरूरत तो ह्यूमन बीइंग को ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत तो ह्यूमन बीइंग को ही है। ठीक है। औरों को तो मतलब ज़रूरत तो है, पर उनका तो क्या होने वाला है कि उनकी वजह से वो अगर ख़त्म होगी तो धीरे धीरे वो डेड ही हो जाएंगे। तो नैरो यूटिलिटेरियन में कौन से आते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग को मतलब नैरोली, मतलब जो हमें, जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए मेनली। ठीक है। वो जिस पे मेनली ह्यूमन बीइंग ही प्रेजेंट है, डिपेंडेंट है,
rather than other organism is there, more human beings are depend upon that. ठीक है, तो जैसे फूड है, फूड सीरियल, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, एवरीथिंग वी ईट फ्रॉम द प्लांट. फायरवुड, ठीक है, लाइक फॉर कुकिंग एंड कुकिंग वगैरह के लिए क्या चाहिए, फायरवुड चाहिए फॉर सम टाइम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी. फाइबर जैसे कॉटन, सिल्क, वूल हो गया. टिम्बर जैसे जो हम लकड़ी के जो सोफा वाली इंडस्ट्री है, बेड इंडस्ट्री है, चेयर टेबल इंडस्ट्री है, वो कम्प्लीटली एक टिम्बर इंडस्ट्री पे डिपेंड, टिम्बर इंडस्ट्री उसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो वुड इंडस्ट्री जो है, मतलब जो वुड की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो टिम्बर इंडस्ट्री में आ जाती है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे लुब्रिकेंट्स, अलग तरह की डाइज हैं, रेजिन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सब कहाँ से, फ्लावर से, लीफ से, प्लांट से डिराइव होते हैं. टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन्स दैट वी आर टेकिंग इन आवर in different drink and all that one is there. ठीक है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस. तो जो वर्ल्ड वाइड जो ड्रग है, 25% ऑफ जो ड्रग है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट, वो 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट से आती हैं. और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो अलग रह गई हैं फिर. ठीक है, और पर फिर भी अभी बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है जो कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है. जैसे कि हम अकेशिया वगैरह, जो कीकर वगैरह होती हैं, नीम होता है, वही हमें पता है कि जो जनरल हमारे आसपास है उसमें कितना ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है. ठीक है, फिर आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग. बायो प्रोस्पेक्टिंग में मेनली क्या होता है कि एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी for product of economic importance. Nation endowed with a rich biodiversity can expect to reap enormous benefit. ठीक है, एक्सप्लोरिंग मतलब अगर हम मॉलिकुलर और जेनेटिक लेवल पे उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं कि मतलब स्पीशीज की एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज से कितना डिफरेंस है, तो कितना डाइवर्सिटी है, तो इन सब के प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. जैसे अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे किसी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, कई बार उसके फ़ायदे वाले जीन हम निकाल लेते हैं. तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, बायोडाइवर्सिटी चाहिए, ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें. जब हम दैट वी बायोटेक्नोलॉजी वाला और प्लांट ब्रीडिंग वाले जो पीछे हमारे चैप्टर रह गए हैं, वो जब हम पढ़ेंगे, देन वी विल नो मोर अबाउट कि मॉलिकुलर, जेनेटिक और स्पीशीज़ लेवल जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है. ठीक है, और हमने पढ़ा भी था जेनेटिक डाइवर्सिटी में कि क्रोमोसोम बेसिस पे डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स और एनिमल्स को तो लेना ही पड़ेगा ना, जब भी पता लगेगा कि उनमें क्या डिफरेंस है. फिर आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या है, जो फंडामेंटल इकोसिस्टम की जो फंडामेंटल सर्विस है वो सिर्फ हमें नहीं, वो ऑल ओवर दी ऑर्गेनिज्म, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, वो तो मस्ट ही है. फिर उसके बाद सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन, जो एक बड़ा पार्ट है. ऑक्सीजन तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, एसेंशियल पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का, वो तो सबको ही चाहिए. और वो हमारे पास कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस से आता है. तो दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय दी इकोसिस्टम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको. ठीक है, और फिर उसके बाद अमेजोन जो फॉरेस्ट है वो 20% टोटल ऑक्सीजन देता है अर्थ की. तो अब देख लो कि और बाकी वाले जितने भी अर्थ के अंदर जो ऑक्सीजन है उसमें से 20% कौन देता है. तो ऑक्सीजन भाई बहुत महंगा है. अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने चले जाए बीमार आदमी के लिए, तो कितना महंगा मिलता है वो. ठीक है, तो जो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वाली या नैरो यूटिलिटेरियन वाली, अगर इनको हम खरीदने लग जाते हैं तो ये कितनी महंगी मिलती है. तो इसका मतलब हमें जो नेचर है वो फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, और बदले में क्या मांग रही है, अपनी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी मांगती है बस, ताकि वो आपको कॉन्स्टेंटली ये सब प्रोवाइड करती है. ठीक है, फिर आता है पॉलिनेशन. एवरीबडी इज नो इज देयर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, एसेंशियल की किसके लिए, फ्रूट सीड बनने के लिए, प्लांट्स को रहने के लिए, मतलब प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर डिपेंड अपॉन दी पॉलिनेशन. ठीक है, क्लाइमेटिक रेगुलेशन. क्लाइमेटिक रेगुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, जैसे ओशियनिक और फॉरेस्ट सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या इकोसिस्टम ही चाहिए. फ्लड और इरोजन कंट्रोल करने के लिए, जैसे जो प्लांट हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं,
वो सॉइल की फ्लडिंग के टाइम पे सॉइल इरोजन को कम करते हैं अगर ज़्यादा प्लांट होंगे। ठीक है, अगर कम प्लांट होंगे या उन्होंने अच्छे से नहीं पकड़ रखा होगा तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नेचर में जो भी वेस्ट है उसको दोबारा से रिसाइकल करके और दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, कितने सारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इको टूरिज्म मतलब बायोडाइवर्सिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा है बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन्स हैं, डिफरेंट कलर के प्लांट्स हैं, जैसे कि नीला कुरंजी प्लांट क्या होता है, मतलब जो वायलेट कलर के फ्लावर देता है और 12 साल में एक ही बार खिलता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो वायलेट हो जाता है। तो इट्स इन अ काइंड ऑफ इको टूरिज्म, मतलब जो अट्रैक्शन ऑफ द नेचर। ठीक है, जब आप कहीं पे घूमने जाते हैं कि हमने नहीं वहाँ चलेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छा है, वहाँ चलेंगे, वो घूमने वाला जो प्लान है वो किसके बेसिस पे बनता है, वो उस नेचर के बेसिस पे ही बनता है जो कि हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, एथिकल इश्यूज में क्या आ जाता है, एथिकल का मतलब क्या होता है, इंसानियत कह सकते हैं हम इसको, या वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कह सकते हैं हम इसको, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लाइक प्लांट प्रेजेंट है या एनिमल प्रेजेंट है, सबका अपने मतलब सबकी भाई अपनी वैल्यूज हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज, उनको भी हक है जिंदा रहने का और अच्छे से एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम को यूज करने का। तो ह्यूमन बीइंग का ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या मतलब वो है नैतिक कर्तव्य जिसको हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सस्टेन रखे और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको सहेज के रखे। ठीक है, ताकि वो सही से आगे जाके हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम आए। ठीक है, तो ये एथिकल इशू है कि हम दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें और प्रॉपरली जो है हम सब कुछ शेयर करें प्लांट एनिमल माइक्रोब्स के साथ, rather than disturbing them or destroying them. ठीक है, and also save them for our future generation. So this is all about the why we conserve our biodiversity and what is the IUCN is there. ठीक है, तो 3 हो गए, नैरो, ब्रॉडली, एथिकल। ब्रॉडली में कौन सा आता है, दैट इज ब्रॉड, मतलब बहुत ब्रॉड है, कोई मतलब आप फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को एक जगह पकड़ के तो नहीं रखते ना कि कौन सा रीजन है, ऑल ओवर द अर्थ जो है ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरे बायोस्फीयर को जो चीज़ें कंट्रोल करके रखती हैं वो ब्रॉडली में आ जाती हैं, और नैरो में जो हमारा मेनली ह्यूमन बीइंग का जो यूज में आता है वो सब नैरो वाले में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।